क्या था बॉबी स्कैंडल? किस्से की शुरुआत होती है 11 मई 1983 से। क्या था बॉबी स्कैंडल? किस्से की शुरुआत होती है 11 मई 1983 से, जब बिहार की राजधानी पटना में लोग नींद से जागते हैं और वहां के दो मशहूर अखबारों के फ्रंट पेज पर छपी एक खबर को पढ़कर सभी लोग सन्न रह जाते हैं। उन दोनों अखबारों ने छपा था कि बॉबी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई, लाश कहीं छिपा दिया गया है। हैरानी की बात यह थी कि इस मौत के बारे में ना तो कोई एफआईआर लिखी गई और ना ही किसी कानूनी कार्रवाई का जिक्र किया गया था। जिस बॉबी की मौत की खबर ने पूरे बिहार को हिला कर रख दिया था, बिहार के सियासी गलियारों में भूचाल ला दिया था, उस बॉबी का असली नाम श्वेतनिशा त्रिवेदी था। वह बिहार विधानसभा के तत्कालीन सभापति और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता राजेश्वरी सरोज दास की गोद ली गई बेटी थी। रिपोर्ट के मुताबिक 35 साल श्वेतनिशा इतनी खूबसूरत थी कि पहले उसका निकनेम बेबी था, लेकिन राज कपूर की हिट फिल्म बॉबी के रिलीज होने के बाद उसका नाम बेबी से बदलकर बॉबी कर दिया गया था। शायद राज कपूर की फिल्म का ही असर था, जो उसे इतनी खूबसूरती की वजह से बेबी से बॉबी कहा जाने लगा। बॉबी बिहार की विधानसभा में टाइपिस्ट का काम करती थी। आगे जाकर ये केस बॉबी हत्याकांड के नाम से मशहूर हो गया था, इसलिए हम भी बॉबी नाम का ही यूज कर रहे हैं। तो उस समय का सबसे बड़ा सवाल था कि जल्दबाजी में बॉबी के शरीर को दफनाया क्यों गया और कहाँ दफनाया गया। लोगों के लिए यह एक कानाफूसी की बड़ी कहानी बन गई थी। तब उस वक्त के जाने माने पुलिस अधिकारी किशोर कुणाल ने इस केस में दिलचस्पी दिखाई, क्योंकि वे तब पटना के तत्कालीन एसएसपी थे। इसे लेकर साल 2021 में उनकी लिखी गई एक किताब दमन दक्षकों का आई थी। इस किताब में किशोर कुणाल लिखते हैं कि अखबार की खबर के आधार पर केस की जांच शुरू की गई। सबसे पहले बॉबी उनकी माताजी राजेश्वरी सरोज दास से पूछताछ हुई, तो उन्होंने बताया कि 7 मई की शाम बॉबी अपने घर से निकली और फिर देर रात वापस आई। घर आने के बाद उसके पेट में दर्द हुआ और फिर खून की उल्टियां होने लगी, जिसके बाद जल्दी में उसे पटना मेडिकल कॉलेज यानी कि पीएमसीएच ले जाया गया, जहां इमरजेंसी वार्ड में उसे भर्ती कराया गया। जांच के बाद वो घर आ गई। घर आने के बाद अचानक से उसकी मौत की खबर फैल गई, यानी मौत हो जाती है। राजेश्वरी सरोज दास की बातों से लगा कि कुछ संदिग्ध है। ये बातें उस किताब में बताई गई हैं, क्योंकि बॉबी की मौत के बाद 2 रिपोर्ट तैयार की गई थी। एक रिपोर्ट में कहा गया था कि मौत की वजह इंटरनल ब्लीडिंग है, जबकि दूसरी रिपोर्ट में कहा गया था कि बॉबी की मौत हार्ट अटैक से हुई है। इन 2 रिपोर्ट के आने के बाद खटकना तो था ही, और वो आईपीएस अधिकारी जो तेज तर्रार थे, उनके मन में भी ये खटका। एक में मौत की टाइमिंग सुबह के 4 बजे थी, तो दूसरे में 4:30 बजे। मौत की असली वजह क्या थी और समय क्या था, इसकी सच्चाई जानने के लिए किशोर कुणाल के पास बस यही चारा था कि वो बॉबी के शरीर को निकाल कर पोस्टमार्टम करवाएं। लेकिन पोस्टमार्टम कैसे हो, क्योंकि उनका शरीर तो दफना दिया गया था। इसके बाद जब बॉबी के शरीर के बिस्रा निकाल कर जाँच की गई, तब जाँच में मेलेथियन नाम का जहर पाया गया। यहाँ आप क्लियर करें कि उन्होंने कोर्ट पहुंचकर उनके शरीर को निकालने का परमिशन लिया था। परमिशन के बाद ही उनकी जांच की गई थी। इस रिपोर्ट ने पुलिस के शक को हकीकत में बदल दिया। तब साफ हो चुका था कि बॉबी का कत्ल किया गया है, क्योंकि उनके शरीर में
जहर का अंश पाया गया था। अब किशोर कुणाल इस केस में दिलचस्पी दिखाने लगे और पता करने में जुट गए कि बॉबी को जहर किसने दिया था। जब बॉबी के तफ्तीश की गई तो पता चला कि बॉबी का कई रसूखदार लोगों के साथ उठना बैठना था। कई मीडिया रिपोर्ट ये कहती है कि उनके कई छोटे बड़े नेता बिहार से बाहर के भी उनके साथ उनके संबंध थे। अब संबंध कैसे थे वो आगे की कहानी के माध्यम से आप खुद समझ सकते हैं। वहीं पे इस केस के से जुड़े कई रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जब 1978 यानी 78 में बॉबी को विधानसभा में नौकरी मिली तो वहाँ एक विशेष प्राइवेट एक्सचेंज बोर्ड लगाया गया था, सिर्फ इसलिए ताकि बॉबी को टेलीफोन ऑपरेटर की नौकरी मिल जाए। और बाद में वो बोर्ड बंद कर दिया गया था और बॉबी को टाइपिस्ट के लिए नौकरी मिल गई थी। इसी विधानसभा में नौकरी के दौरान उसकी मुलाकात कई नेताओं और विधायकों से हुई। वैसे तो बॉबी अपनी माँ जो विधान परिषद की सभापति थी वो उनके साथ सरकारी आवास में रहती थी। उसी सरकारी आवास से लगा हुआ एक आउट हाउस हुआ करता था जहाँ 2 लड़के रहा करते थे। जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तब उन लड़कों ने बताया था कि 7 मई की रात बॉबी से मिलने एक आदमी आया था। 7 मई की रात उनसे मिलने एक आदमी आया था। यह आदमी कोई आम नहीं था। इस शख्स का नाम था रघुवर झा। रघुवर झा कोई आम आदमी लड़का नहीं था, बल्कि उस वक्त के कांग्रेस की एक बड़ी नेत्री राधा चंदन झा का बेटा था। वैसे रघुवर झा के बारे में उन्हें बॉबी की मां राजेश्वरी सरोज दास ने बताया था। उनका कहना था कि रघुवर झा ने बॉबी को एक दवाई दी थी जिसके बाद ही उसकी तबीयत बिगड़ने लगी थी। बाद में उसकी मौत भी हो गई। कुछ रिपोर्ट में ये बताया गया कि बॉबी ने चूंकि ईसाई धर्म अपना लिया था इसलिए उसे दफना दिया गया था। इसी वजह से उसकी कब्र को निकालकर बिसरा की जांच की गई थी। तो अभी आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी उन्हें क्यों दफनाया गया था। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने क्रिश्चियन धर्म अपना लिया था। वैसे इस मामले में जैसे ही कांग्रेस नेता के बेटे का नाम सामने आया तो मामले को तो तूल पकड़ना ही था। बिहार ही नहीं पूरे देश में हंगामा शुरू हो गया। पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे सत्ता के गलियारों में हंगामा बढ़ता जा रहा था, क्योंकि बॉबी की हत्या के मामले में सत्ताधारी पार्टी के कई छोटे बड़े नेता जुड़ते जा रहे थे। इस खुलासे की वजह से कांग्रेस पार्टी पर विपक्ष का दबाव भी बढ़ता ही जा रहा था। कई मीडिया रिपोर्ट में ये बताया जाता है कि पुलिस एक बड़े कांड का खुलासा करने वाली थी कि सभी सत्ताधारी पार्टी के तकरीबन 4 दर्जन विधायक और मंत्री सहित बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र से मिलने जा पहुंचे और उन पर बॉबी हत्याकांड की जांच को सीबीआई के हवाले करने का दबाव बनाने लगे। ताज्जुब की बात तो यह है उस दौरान में विपक्ष के नेता कर्पूरी ठाकुर भी इस मामले में बार बार सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। आईपीएस किशोर कुणाल अपने किताब में लिखते हैं कि इस केस में उन पर कई बड़े नेता व उनके सीनियर अधिकारी दबाव बना रहे थे। वे कहते हैं कि ऐसा लग रहा था कि मैंने ऐसे क्या खोज निकाला है। ऐसे में एक दिन किशोर कुणाल के पास सीधे मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र का कॉल आता है और जगन्नाथ मिश्र तब बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। कुणाल लिखते हैं कि मुख्यमंत्री ने उनसे पूछा कि ये बॉबी कांड का मामला क्या है। दिलचस्प है यहाँ एक बात, कुणाल उन्हें जवाब देते हैं, ये किताब में जिक्र किया गया है। कुणाल उन्हें कहते हैं कि सर कुछ मामलों में आपकी छवि अच्छी नहीं है, किंतु चरित्र के मामले में आप बेदाग हैं। चरित्र का मतलब आप खुद समझ सकते हैं। इस केस में मत पड़िए,
ये ऐसी आग है कि आपका हाथ भी जल सकता है या जल जाएगा। इसलिए इससे अच्छा रहे कि आप इससे दूरी बना लें। इसके बाद मुख्यमंत्री ने फ़ोन काट दिया। इस बीच 25 मई 1983 को जगन्नाथ मिश्र की सरकार ने इस केस को सीबीआई को सौंप दिया। आनन फानन में कहे या जो भी, आप इसका मंथन खुद करें तो बेहतर होगा। जब सीबीआई के हाथ में ये केस सौंपी गई तो सीबीआई ने इस पूरे खेल को ही बदल डाला। सीबीआई ने इस कत्ल का ही नहीं बल्कि आत्महत्या का मामला बता दिया। इसे कत्ल का मामला ही नहीं कहा उन्होंने, इसे आत्महत्या का रूप दे दिया। सीबीआई ने अपने रिपोर्ट में बताया कि बॉबी अपने प्रेमी से मिले धोखे से परेशान थी, इसलिए उसने सेंसिबल नामक टैबलेट को खा लिया था। रिपोर्ट में ये तक लिखा गया कि कांग्रेस नेता का बेटा रघुवर झा इस मामले में निर्दोष है और घटना के दिन वो किसी शादी में शिरकत करने गया था। वहीं बॉबी की मां को ही सीबीआई ने लपेटे में ले लिया और रिपोर्ट में लिखा कि बॉबी से जुड़े खत और कई दस्तावेजों को उनकी मां ने जला दिए थे ताकि कई बड़े लोगों को इस केस में ना लपेटा जा सके, कई बड़े लोगों का नाम इस केस में ना आ सके। अब सीबीआई की जब रिपोर्ट सामने आई तो हंगामा हो गया, क्योंकि कई नेताओं को क्लीन चिट मिल चुकी थी। तब पटना की फॉरेंसिक लैब की तरफ से भी सवाल उठे थे। पोस्टमार्टम ने सेंसिबल टैबलेट का कोई अंश नहीं था और बॉबी की मौत मलेशियन जहर से हुई थी। इस पर तब सीबीआई जवाब देते हुए कहता है कि गलती से लेबोरेटरी में रखे किसी दूसरे विसरा से बॉबी के विसरा में मलेशियन चला गया हो गया। मतलब कैसी बात है। सीबीआई ये बात कहती है कि किसी दूसरे का विसरा से उसमें विसरा चला गया होगा। वैसे लाल फीताशाही के कागजों से ऊपर उठकर देखें तो इस चर्चित कांड यानी कानून की फाइलों से एक बड़ा राज बनकर दफन हो गया। कानून की फाइलों में ये दफन ही रहेगा शायद। बॉबी का कत्ल कब, क्यों, किसने किया था, ये अब कभी पता नहीं चल पाएगा और ये लाल फीताशाही के कागजों में ही बंद रह जाएगा, क्योंकि ये फाइलों का काम फाइलों में ही रहेगा। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।